तो दोस्तों आज की कहानी में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ और एक रियल लाइफ कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी का नाम है नौकरानी नहीं बहू हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर टच करके ऑल पर टच जरूर करना। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाएगी। और हो सके तो इस कहानी को ईयरफोन लगाकर सुने ताकि मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो बात आप लोगों तक जरूर पहुँच पाए। चलिए दोस्तों आज की कहानी को शुरू करते हैं। मिश्रा जी की पत्नी सविता अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। कितनी सारी लड़कियों का फोटो देखा लेकिन एक भी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। थोड़े दिन बाद सविता एक शादी में गई जहां उन्होंने एक लड़की देखी, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने घर आके सबको बताया। सबने कहा ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से पता कर लड़की के माता पिता से बात की और लड़की की तस्वीर मांगी। अपने परिवार को दिखाने को और मिलने का भी तय किया। लड़की के पिताजी ने व्हाट्सएप पर लड़की की फ़ोटो भेज दी। जैसे ही सविता जी के पति रमेश चंद और छोटा बेटा सूरज दुकान से आए, सविता जी ने फ़ोटो दिखाई और बोली मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसको ही बहू बनाऊंगी। इतना सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया और मम्मी आपने मन से मेरी शादी कैसे तय कर दी? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लड़की देखी और शादी फिक्स कर दी? और तो और लड़की देखने के लिए हाँ कर दी। एक बार भी पूछ लिया होता कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं। तभी सूरज के पिताजी रमेश चंद बोले बेटा इसमें तुमसे क्या पूछना, क्या हम तुम्हारे लिए गलत लड़की ढूंढेंगे? अगर गलत लड़की से ही शादी करना होता तो अब तक कब का कर चुके होते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं है कितनी सारी लड़कियों के फोटो देखने के बाद इस लड़की को पसंद किया है। सूरज ने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है और अपने कमरे में चला गया। सूरज जब अपने कमरे में चला गया तब सूरज की बड़ी भाभी रमा कमरे में गई और बोली सूरज क्या बात है, इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम क्यों मना कर रहे हो शादी करने से? सूरज ने अपनी भाभी से कहा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ भाभी और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। रमा ने कहा देवर जी अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देना चाहिए था। नामा जी कब से परेशान थी आपकी शादी करने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं लड़की देखी। सूरज ने कहा अगर कोई मुझसे पूछे तब तो बताऊंगा ना, क्या मैं अपने आप से कहूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? माँ ने जाकर अपनी सास से कहा कि राहुल किसी लड़की से प्यार करता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। सविता जी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। जब उसने लड़की पहले से ही पसंद कर लिया था तो मुझे बता देता, लेकिन मैं जब तक लड़की नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं होने दूंगी। अगर उसे अपने पसंद से करना है तो सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु से अपने घर वालों से मिलाया। सूरज के घर वालों को ऋतु पसंद आ गई। मिलने के बाद सविता जी ने सूरज से कहा देखो ठीक है, तुमने लड़की तो पसंद कर ली है, कर ले, हम शादी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना दहेज के नहीं करेंगे, इसमें तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। सूरज चुपचाप था, वह सोच रहा था कैसे भी करके शादी हो जाए। अगले दिन ऋतु के पिताजी सूरज के घर पर शादी की बात करने के लिए आए। जब दहेज की बात आई तो ऋतु के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन सूरज के जिद के कारण सूरज के घर वालों को ऋतु से शादी करनी पड़ी। 3 महीने में ही सूरज और ऋतु की शादी हो गई। घर में जब तक मेहमान थे तब तक तो ऋतु से कोई कुछ भी नहीं कहता था। जैसे ही सारे मेहमान चले गए उसके अगले दिन ही ऋतु की सास सविता जी ऋतु के कमरे में गई और जाकर बोली बहू सूरज कब का निकल चुका है, अब तक कोई सोई रहोगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है, आज तो देर से उठ गई, कल सुबह 6 बजे के पहले ही चाय बनाकर सबको दे देना। और हाँ, बड़ी बहू रमा भी 8 बजे तक अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है, उसका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। अभी तो ऋतु के ठीक से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे।
ऋतु जो सुबह 6 बजे सोकर उठती थी, रात के 12 बज जाते थे, फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। ऋतु टेंशन में होती थी, कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद भी नहीं खुलेगा। ऋतु तो यह भूल ही गई थी कि उसकी नई नई शादी हुई है। कितने सपने संजोए थे, शादी होने के बाद हनीमून के लिए शिमला जाएगी, लेकिन यहाँ तो जब से शादी हुई है इस घर से भी एक दिन बाहर नहीं निकली। शिमला तो जाने की दूर की बात है। कभी कभी तो वह सोच रही थी इस घर में बहू के रूप में आई है या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वह अपने मायके से जाकर ससुराल की नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने संजोए थे ऋतु ने। ऋतु भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसे अब लग नहीं रहा था यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर पाएगी, क्योंकि घर वालों के रंग ढंग देखकर तो यही लगता था। एक दिन तो रात में उसने अपने पति सूरज से कह दिया, सूरज, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग किसी दूसरी जगह रेंट पर घर लेकर रहें। यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम करती हूँ। सूरज ने कहा, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो अपने माँ बाप से और भाई से अलग होकर कहीं और रहूं? इस दुनिया की सारी औरतें तो यही सब करती हैं। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर को देखभाल करती है, और फिर भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती है और शाम के आने के बाद भी घर के काम में भी हाथ बटाते हैं। ऋतु समझ गई थी कि अपने पति से भी कुछ कहना बेकार है। वह अपनी जिंदगी को अपनी नियति समझकर जीने लगी थी। आज सावन का पहला सोमवार था। ऋतु ने व्रत रखा हुआ था। सुबह सुबह तो सबको नाश्ता कराकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी। अभी ऋतु बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी ऋतु की सास की आवाज़ आई, बहू 2 कप चाय लेकर आना, मेरी सहेली शर्मीली आई है, और हाँ, वह बेकरी वाली बिस्कुट भी लेकर आना। ऋतु ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पूरे शरीर में थकान हो गया था और सिर में भी दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो चुका था। लेकिन इस घर में ऋतु की दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं था। ऋतु जैसे ही चाय लेकर अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची, ऋतु की सांस किसी मंदिर के घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी। तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरा घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में जाकर आराम फरमा रही होती है? बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज़्यादा दहेज भी लेकर आई है और नौकरी भी करने जाती है। महीने के आखिर में आधी तनख्वाह का पैसा मुझे दे जाती है। बहू हो तो बड़की बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था कि मास्टर डिग्री लिया है, तुम्हारे मास्टर डिग्री का क्या फ़ायदा जब 1 रुपये कमा ही नहीं रहे हो तो? इतना सुनकर ऋतु के आंखों से आंसू टपक कर के ज़मीन पर गिरने लगी। रुंधे हुए गले से बस इतना ही कह पाई, माँ जी, आज सावन का पहला सोमवार था, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। ऋतु के कमरे से बाहर जाते ही सविता जी की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का यही हाल है, बहानेबाजी करती रहती हैं, घर का कोई काम ना करना पड़े। एक हमारा जमाना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं झट से जवाब दे देती हैं। आज ऋतु के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उसने मन में सोच लिया था, बहुत हो गया, अब वह भी जॉब करेगी। आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उनको घर में सब इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही ऋतु की जेठानी जैसे ही स्कूल से घर आती थी, ऋतु तुरंत पानी और चाय बनाकर देती थी। आज ऋतु की जेठानी घर पर आ गई, लेकिन ऋतु न पानी और ना ही चाय देने आई। ऋतु की जेठानी की जब उसकी देवरानी ऋतु कहीं दिखाई नहीं दी तो वह उसके कमरे के अंदर चली गई। अंदर गई तो देखी ऋतु अपने बेड पर सोई हुई थी और रो रही है। ऋतु की जेठानी ने ऋतु को अपने गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही है? ऋतु ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी से बता दी कि आप तो जानती हैं भाभी कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती है। ऋतु की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों का बुरा मान गई, वह तो ऐसी ही हैं। मैं भी जब नई शादी करके आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर मैं घर में, मुझे टाइम ही कहाँ रहता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ तुम भी नौकरी कर लो, मेरे स्कूल में ही एक टीचर का पद खाली है, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करूं।
ऋतु ने एक पल में ही हाँ कह दिया, क्योंकि अब वह आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। ऋतु की जिठानी ने उसी समय प्रिंसिपल को फ़ोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी है, आप बोले तो कल इंटरव्यू के लिए साथ ही लेकर आ जाऊं। स्कूल की प्रिंसिपल ने हाँ में हाँ जवाब दिया। अगले दिन ऋतु इंटरव्यू देने गई और स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, उसके बाद वह भी अपनी जेठानी के साथ स्कूल जाने लगी। ऋतु की जेठानी और ऋतु दोनों मिलकर सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर एक साथ ही स्कूल चले जाते। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ रहने लगी। ऋतु को भी जितना तनख्वाह मिलता था उसमें से आधे पैसे अपनी सास को दे देती थी। अब उसकी सासू भी ऋतु से सही से बात करती थी। दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। आप अगर किसी और के भरोसे बैठेंगे तो वही लोग आप पर ताने मारेंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी है उसको टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को टच करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और रियल लाइफ स्टोरीज में आप सभी लोगों के लिए हमेशा यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।